अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जहां जापान के निवेश से मध्य प्रदेश को के संवारने की चर्चा जोरों पर। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निमंत्रण पर आगामी 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जापान से बड़े निवेशकों के साथ ही बड़े निवेश के आने की भी खबर है। ये निवेश उस तकनीक के साथ होगा जो मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का दम रखता है। मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो धरातल पर सटीक उतरता है तो हो सकता है हमें जल्द ही एक नया मध्य प्रदेश देखने को मिले। आने वाले दिनों में कैसे बदल सकती है मध्य प्रदेश की तस्वीर, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की होगी स्थापना। अब जापान के मॉडर्न मॉडल पर होगा मध्य प्रदेश का विकास। मुख्यमंत्री बोले, केंद्र के बजट से एमपी की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। जीआईएस में आकर्षण का केंद्र होंगे ऑटो टेक्सटाइल एक्सपो। रोड शो में शामिल हुई ये बड़ी कंपनियां। जापानी पर्यटकों के लिए बनेगा बौद्ध सर्किट। केंद्रीय बजट से बूस्ट होगी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मिले 4 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव। एमपी जापान की साझेदारी देश को देगी नई दिशा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान से राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। उनकी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जापान की कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। राज्य में जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में जल्द जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने राज्य में जापान प्लस सेल स्थापित करने का भी फैसला किया है। इसके तहत एक डेडिकेटेड टीम जापान के निवेशकों के साथ संपर्क और फॉलो अप करेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के विकास के लिए अब यहां जापानी मॉडल अपनाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 फरवरी की शाम स्वदेश लौटे। उन्होंने राजधानी नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश की ये महत्वपूर्ण जापान यात्रा राज्य के लिए अनेक संभावनाएं लेकर आई है। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों, रोड शो में जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में गहरी रुचि दिखाई है। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने पिछले 2 दशकों में भारत में $38 बिलियन से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $20 बिलियन का है, जो लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और जापान के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। जिनने अपनी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को लेकर के बात कही और जापानी निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष रूप से व्यापार मिशन का आदान प्रदान, कौशल विकास में जापानी विशेषज्ञता की भागीदारी, जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना इत्यादि प्रस्तावों पर विस्तार से उनके साथ बात हुई। बहरहाल सरकार मध्य प्रदेश में गांव, गरीब, किसान और युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की ये कोशिशें आखिर कितनी कारगर साबित होती हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, गोकुल पटवा जी हैं, निवेश एक्सपर्ट हैं, भोपाल से ही हैं, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर से हैं, अजय त्रिपाठी जी एक बार फिर मेरे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, आपके पास थोड़ी देर से आते हैं, हमारे पास निवेश एक्सपर्ट हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं ग्वालियर से। ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है, तो आप भी सुन ले, हम भी सुन ले, फिर हम दोनों बात कर लेंगे इसके बाद। जी, हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल जी हैं। प्रवीण जी, ये जो जैसे बात सामने आई है उसमें यह है कि जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो सकती है। इससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा यहाँ की जनता को? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जापान यात्रा की है और जापान यात्रा करने के बाद जो लौटे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रवीण जी आपकी आवाज कट के आ रही है तकनीकी कारणों से। मैं आपके पास फिर से आता हूं, यही सवाल हमारा गोकुल पटवा जी से, आपके पास फिर से आता हूं। प्रवीण जी, थोड़ी सी आवाज ठीक हो जाए, हमारे जो तकनीकी साथी हैं वो अभी जल्द ठीक करेंगे। हम एक बार गोकुल पटवा जी के पास जाते हैं। पटवा जी, वही सवाल आपसे।
देखिए, जापान के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो भी चर्चाएं की हैं जी और जो भी कोशिश की है, निसंदेह बाकी और देशों के मुकाबले उसके सार्थक होने की ज़्यादा संभावना है। जी क्योंकि जापान को मैं एक इस ढंग से देखता हूं कि आज़ादी से पूर्व से ही जापान भारत का सहयोगी देश रहा है और जापान से व्यापार संबंध आज़ादी के पूर्व से आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा रहे हैं तो जापान से हमें तकनीकी सहायता और जो चीज़ भारत में मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती थी वो हमें जापान से मिलती रही है। जी अगर वही तकनीक, वही निवेश, वही सहायता अगर जापान से भारत को जो मिलती रही है तो भारत के कुछ और प्रांतों में मिलती रही है। पर मध्य प्रदेश की एक विशेषता ये है, यहाँ सांची और बौद्ध सर्किट ऑटोमेटिक होने के कारण जी जापान के उद्योगपति ही नहीं, आम जन भी यहाँ सामान्यतः काफ़ी आते हैं। जी तो मध्य प्रदेश को उद्योग में, जिसे हम धार्मिक उद्योग कहते हैं, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। उद्योग में निवेश तो होना ही है, आज नहीं कल होना है, कल नहीं परसों होना है। कितना होना है ये एक अलग बात है, कैसे होगा अलग बात है। उसमें कई कमियां भी मैं गिना सकता हूँ, कुछ अच्छाई भी गिना सकता हूँ, परंतु ये निश्चित है कि जापान यात्रा के जो फायदे मिलना है उनकी संख्या ज़्यादा है और इस निवेश से मध्य प्रदेश को काफ़ी लाभ होना है। और इसके मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ कि जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ पूर्व की थी बंद हुई हैं या जो चल नहीं पा रही थी, वो सहायक उद्योग की तरह इन जो नई इकाइयाँ आएंगी उनमें कहीं ना कहीं मर्ज हो सकेंगी, उनके साथ काम कर सकेंगी। तो हमारे जो पुराने उद्योग हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ इससे मिल पाएगा। जी प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही। सवाल मैंने किया था वही पटवारी से किया है। इसमें अब एक उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो सकती है, क्या क्या फायदा होगा हमारे प्रदेश की जनता को? देखिए, वर्तमान युग तकनीक का है, जिसके पास तकनीक होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। जी एआई के इस युग में अगर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जापान गए हैं और जापान से वो कौशल विकास की बात करके आए हैं, इस्पात की बात करके आए हैं, स्मार्ट तकनीक हब की बात करके आए हैं, ये इस बात का संकेत है कि अगर मध्य प्रदेश के पास वो आज की आधुनिक तकनीक में सक्षम हो गया तो निश्चित रूप से ये मानिए कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी और मुख्यमंत्री जी जिस गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उसके बाद ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है, जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने हमारे दूसरे प्रदेशों के निवेश को आकर्षित किया और न केवल आकर्षित किया बल्कि वो धरातल पे भी आ रहे हैं। ग्वालियर के अंदर जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसमें जो एमओयू साइन हुए थे वो धरातल पे आने शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का ये इतिहास, मध्य प्रदेश का ये कालखंड स्वर्णिम कालखंड के रूप में लिखा जाएगा। और जापान जैसे देश से अगर हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ के जो उद्योग है तकनीक में भी सक्षम होंगे। हमारे यहाँ के जो वर्तमान में उद्योग चल रहे हैं उनको तो तकनीक मिलेगी ही, लेकिन जो नए उद्योग स्थापित होंगे वो आधुनिक तकनीक के साथ स्थापित होंगे। तो किसी भी देश से वो कंपटीशन कर सकते हैं, चाहे वो रेट के अंदर हो, चाहे वो क्वालिटी के अंदर हो, और चाहे उसके उत्पाद की प्रक्रिया में समय लगने के उत्पाद हो। इन तीनों के ऊपर लाभ होने वाला है और मुझे लगता है कि ये एक मध्य प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसको टेबल पर बैठ के किसी भी उसको कर रहे हैं, उसके लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं, लाल पीताशाही को नहीं आड़े आने दे रहे हैं, वो खुद सारी चीजों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण बनेगा जो हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। बीजेपी प्रवक्ता हम मिलन भार्गव जी हमारे साथ। भार्गव जी, थोड़ा सा आपसे सवाल इस बात को लेके है, इसके पहले भी इस तरह की बहुत सारी सरकारें, पिछली सरकारें वादा करती रही हैं और प्रयास करती रही हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन धरातल पे उतना नहीं उतरता था जितना कि सामने आता था जब इन्वेस्टर मीट होती थी। इसी में एक है कि जापान मध्य प्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम की स्थापना होगी। ये स्थापना कब तक हो सकती है
और क्या ये मैं मानूं कि धरातल में, हालांकि 100% कभी भी एफिशिएंसी नहीं रही है किसी भी प्लांट की भी, इन स्थितियों में ये मानूं कि 50% से ज्यादा जो भी सामने आ रहा है, $20 बिलियन, $38 बिलियन कितने दिनों में इन्वेस्ट हो चुका है, तो ये मैं मानूं कि इतना हो पाएगा, 50% से ऊपर धरातल में उतर जाएगा। लेकिन त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रीजन सबमिट करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उद्योगपतियों से मिलकर द्विपक्षीय संवाद स्थापित किया, अब उसका विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रोच की है वो वही सकारात्मक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि विदेशों की कंपनियां भारत में पहली बार आई, ये आती रही हैं, निवेश करती रही है। और जापान जैसे देश ने मध्य प्रदेश में एक ब्रिजस्टोन की इकाई पहले से ही संचालित है और उसका विस्तार करने की बात भी। देखिए जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कितना निवेश आएगा, कितना कैसा धरातल पर होगा, ये आने वाला समय हमको बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जापान दौरे पर गए, वहां पैनासोनिक, टोयोटा और ब्रिजस्टोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और वहां की सरकार के उप मंत्री से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में संभावनाओं पर बात की और किस प्रकार से जहां की औद्योगिक नीति से परिचय कराया। तो आप देखिए कि वहां के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने कंपनियां हैं, इनके जो लीडरशिप है, उन्होंने इच्छा जाहिर भी की मध्य प्रदेश निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो सुगमता और सरलता के साथ यहाँ औद्योगिक इकाई खोलने में मदद भी कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि देखिए सरकार की अप्रोच कैसी है, और सरकार का लीडर यदि अप्रोच खुद स्वयं कर वो चाहते तो किसी प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, लेकिन स्वयं अपनी बागडोर लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। और उनका साफ है कि यदि औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो तो रीजनल लेवल पर हो, एक कोई केंद्र ना हो ताकि विस्थापन ना हो, लोगों को अपने शहर में, अपने संभाग में रोजगार मिले और उस संभाग और जिले की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। तो इस अप्रोच के साथ वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो उभर कर आ रही है विकसित राष्ट्र बनाने की, उसमें मध्य प्रदेश बहुत गंभीरता के साथ लगा हुआ और प्रयास कर रहा है। आप देखिएगा 2047 का जो भारत होगा तो मध्य प्रदेश अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और धरातल पर है। अकेले कोई भूमि पूजन नहीं, फीते भी कट रहे हैं लोकार्पण के साथ, फैक्ट्रियां चालू भी हो रही है। देखिए उद्योग लगते हैं, किन्हीं कारणों से जो उद्योगपति होते हैं अपना व्यापार। भार्गव जी, हम 47 की बात नहीं कर रहे, हम तो 28 में मध्य प्रदेश कैसा होगा इसकी बात कर रहे हैं। ये 47 की प्रयास है सर, जो 28 में दिखेंगे आपको जी। ये 1-2 वर्ष की कहानी नहीं, ये लगातार क्रमशः बढ़ेगी। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि सरकार की जो अप्रोच है वो रीजनल लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से चर्चा कर निवेश लाना, और मध्य प्रदेश में जो आधारभूत ढांचा है वो समानांतर हर विकास के पैमाने को छुए, चाहे वो शिक्षा का हो, टेक्सटाइल का हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो, या आप देखिए दवा कंपनियां जैसी बड़े बड़े डिवाइस बनाने वाली कंपनियों में जापान में जो बातचीत हुई है गंभीरता को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वहां के उद्योगपति भी आएंगे। तो मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी कंपनियां भी स्थापित होंगी और मेडिकल डिवाइस बनाने जैसी जो कंपनियां हैं, मध्य प्रदेश देश को मेडिकल डिवाइस देगा आने वाले समय में, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अपेक्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो सकारात्मक अप्रोच कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत स्वर्णिम और सुनहरा काल रहेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के रोजगार वो यहाँ करेंगे और अपनी योग्यताओं को कहीं ना कहीं परिचय देकर सहभागिता भी निभाते दिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पटवा जी, थोड़ा सा एक यहाँ इस तरह का सवाल है, बार बार ये हो रहा कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी टेक्नोलॉजी के साथ उद्योग लगे, लेकिन ये जब हम मानते हैं कि जब अधिकतम टेक्नोलॉजी होती है तो रोजगार कम हो जाता है, लोगों को रोजगार यानी आपको लेबर कम लगती है। ऐसे में रोजगार भी बढ़े और टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन भी ज्यादा हो और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से विकसित हो, क्या होना चाहिए? देखिए, उद्योग कोई भी लगते हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता कि उससे रोजगार कम होते हैं, क्योंकि नहीं, रोजगार होगा, लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं अधिक से अधिक लगेंगे। टेक्नोलॉजी जब मजबूत होती है तो आप भी जानते हैं कि उसमें लेबर कम लगती है। नहीं, अब जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है वो टेक्नोलॉजी जैसे AI की बात चल रही है जी। हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी इन मोटर व्हीकल्स या अन्य चीज़ों में टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन नेचर से या ह्यूमन हैंड से संभव नहीं है, ये संभव मशीनों से ही है। और इसमें
छोटी मशीनें या चिप सिस्टम हम जिन्हें कहते हैं, या बहुत बारीक टेक्नोलॉजी जो होती है, उससे ये संभव है। और जब ये काम होता है तो इसके लिए बहुत सारे हाथ नए मिलते हैं हमें, क्योंकि हम एक चीज़ को इस ढंग से समझें कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करते रहे हैं, अगर वही हमें यहाँ पर बनने लगेगी तो हमें और रोजगार मिलेगा, और जो रोजगार मिलेगा वो स्किल्ड मिलेगा। यानी आप केवल दिहाड़ी मजदूर की तरह काम नहीं करेंगे, एक स्किल्ड पर्सन की तरह एक अच्छी सैलरी पर अच्छे रेट पर काम करेंगे। तो रोजगार जो मिलेगा वो नॉर्मली हम जिस गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं उससे बेहतर रोजगार की भी संभावना होगी। परंतु अभी तक हम सारी पॉजिटिव बात पूरी परिचर्चा में करते रहे हैं, और मैं भी पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बात जब हम करते हैं तो जब पॉजिटिव काम के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ स्वाभाविक प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी युग की हम बात करें तो भारत में जो भी गाड़ियाँ, सबसे पहले हमारे पास व्हीकल ही ऐसा सेक्टर है, इसके बाद वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड सामग्री ऐसा सेक्टर है जिनमें हमने टेक्नोलॉजी विदेश से ली है। पर ये दुख की बात, मैं अकेले मध्य प्रदेश पे बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी लिमिटेड जो आज से 40 साल पहले पहली गाड़ी दी थी, आज भी हम 100% ऑन डिपेंड नहीं है। कुछ पार्ट्स हमें वहाँ से इंपोर्ट करके उसको असेंबल करके गाड़ी को बेचना पड़ रहा है। आज हम किसी भी विमान की बात कर लें, किसी भी युद्ध सामग्री की बात कर लें, हम बहुत कम क्षेत्र में अब जाकर ऐसा हो पाए जो 100% हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब हम बात करते हैं तो प्रवीण जी शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, और शायद उनको नहीं है, नहीं है ही पर मैं उनको दूसरा परिचय और दे रहा हूँ कि उनको बहुत पुराना अनुभव है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी संस्थाओं में है जो इन चीज़ों के लिए लगातार लड़ती भी रही है। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ से कोई भी समिट के लिए जाते हैं, किसी भी बात के लिए विदेश जाते हैं, तो नॉर्मली उसमें एक्सपर्ट पर्सन नहीं होते, अधिकारी होते हैं और हमारे पॉलिटिशियन होते हैं। आज भी इस बात की कमी है। हमारे यहाँ निवेश की कमी नहीं है, भारत में भी निवेशकर्ता बहुत हैं। अगर उन्हें टेक्नोलॉजी मुहैया हो जाए तो मध्य प्रदेश में निवेश करके वही उद्योग लगा सकते हैं। क्या टायर इंडस्ट्री भारत में, भारत के टायर नहीं बन रहे हैं, जो हमें विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ रहा है और सीधे सीधे उन्हीं को उद्योग लगाना पड़ रहा है। अगर इस बात पर भी हम ध्यान दें तो निवेश हमारे पास है, टेक्नोलॉजी अगर सीधे ट्रांसफ़र हो जाए तो उस पर अगर ध्यान दिया जा सके और उसके लिए कुछ बड़े उद्योगपतियों का, कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल और साथ जाने लगे। GIS यहाँ होगा, निश्चित तौर पर उसमें सब मिलेंगे, ये बातें होंगी, तो ये इन बातों पर भी ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये निवेश और अच्छे से हमारे पास आएगा। और विदेशी निवेश नॉर्मली प्रवीण जी भी बहुत अच्छे समझते होंगे, मिलन जी भी समझते होंगे कि जब भी आता है भारत को कम फ़ायदा पहुंचाता है, जिस कंट्री से वो निवेश होता है वहाँ की कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो अगर हमारे यहाँ का निवेश बाहर जाने से रुके और हमारे यहाँ का निवेश ही हमारे यहाँ होने लगे तो शायद इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी प्रवीण जी, आप सहमत हैं पटवा जी की बातों से? देखिए, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। एक तो आपने ये बताया कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है वो 50%, 40% धरातल पे आएंगी। मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश में ग्वालियर में MOU में ग्वालियर के अंदर 8,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ और उसको 85% अब अचीव कर चुके हैं। और मेरा पूरा दावा है कि हम 125% अचीव करेंगे ग्वालियर के अंदर। 125%? जी हाँ, क्योंकि कई जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद कई निवेशक आए हैं, चैम्बर ने उसमें अपनी भूमिका नहीं, मैं जापान की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा गलत समझ गए। नहीं, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, उस पर भी आ जाऊँ। दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद जापान की यात्रा की और तकनीक को प्रमुख रूप से वो लेके आए हैं। तो जब तकनीक का इस्तेमाल, नई इकाइयां लगेंगी और तकनीक बेहतर तकनीक, आधुनिक तकनीक के साथ लगेंगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो इकाई लगाने वाले लोग हैं वो तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरी बात आती है कि जो विदेशी तकनीक के कारण आपने कहा कि कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब कंप्यूटर आया था तब हमें ऐसा लगता था कि सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद उसने नए रोजगार के साधन सृजन किए। जब मोबाइल आया था तब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम सब कुछ लोग
मोबाइल पर डिपेंड हो जाएंगे। अब रोबोट का युग है, तो ये तकनीक का युग है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जापान से जो तकनीक आएगी और वो तकनीक जब हमारे यहाँ इस्तेमाल होगी, आधुनिक तकनीक इस्तेमाल होगी, तो निश्चित रूप से वो फर्क पड़ेगा। हालांकि पटवा जी ने जो बात कही है वो सैद्धांतिक रूप से कहीं तो भी ठीक हो सकती है कि हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जापान का निवेश कितना आएगा। लेकिन बात प्रमुख ये है कि हमें फोकस तकनीक पे करना चाहिए और शायद मुख्यमंत्री जी निवेश के सहारे तकनीक को ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं और तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अजय त्रिपाठी जी क्या कहेंगे आप? फिर एक बार फिर मिलन जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, ये बात तय है कि मतलब एक अगर आप पूरे प्रोस्पेक्ट में देखें कि इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राएं होती थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट बहुत दिन से हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन इस बार जो जापान का टूर था मुख्यमंत्री जी का, उसमें जिस तरह का रिस्पॉन्ड मिला है, वो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्ड जब थोड़ा भी अगर वो 70% भी अमल में आया तो काफ़ी उम्मीद हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है। दूसरा, हम ऑलरेडी जापानी बहुत सारी कंपनियां काम कर ही रही हैं हमारे यहाँ पे। सुजुकी काम कर रही है, ब्रिजस्टोन काम कर रहा है, पैनासोनिक भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां अगर उनका यूनिट विस्तार होती है तो भी बहुत बेहतर काम होगा। और स्वभाव मुझे लग रहा है कि जिस तरह का एक माहौल, जिस तरह से वहाँ बातचीत हुई, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो मिनिस्ट्री के लोगों ने बात की मुख्यमंत्री से, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल से, उससे साफ लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो मध्य प्रदेश में होने वाला जापान का, वो, और निश्चित रूप से हमारे लोग जब वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट लाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे लोग सीखेंगे और अब स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर ध्यान देगी कि लोगों को सीखें, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी उस पर सीखेंगे स्वाभाविक। और निश्चित रूप से प्रवीण जी का धन्यवाद इसलिए कि ग्वालियर चैम्बर, जैसा कि गोकुल भाई ने कहा कि ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मामले में बहुत सक्रिय रहा शुरू से। मुझे याद है कि जब जिस जमाने में गोविंद राम बांदिल जी या विश्वनाथ मित्तल जी, ये डॉक्टर छपरवाल जी हुआ करते थे उसके कर्ता धर्ताओं में, तभी बहुत अच्छा, तब से लेकर बहुत अच्छा काम करता आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो कह रहे, 1906 को स्थापित, 119 वर्ष पुराना संगठन। जी जी, मुझे जितना याद है, मैंने कहा जब गोविंद राम बांदिल जी हुआ करते थे, विश्वनाथ मित्तल जी हुआ करते थे, अनुराग बंसल आए बाद में, गंगवाल जी हुआ करते थे, तो लंबे काम किया। तो उसका जो अगर वो कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मानना पड़ेगा कि जो उम्मीदें जागी इस बार के GIS को लेकर के, वो ज़्यादा बेहतर होंगी। चलिए मिलन जी, मैं मानूं कि ये GIS जो होने जा रहा है ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा, पटवा जी की एक चिंता इस बात की थी कि एक्सपर्टों का पैनल नहीं ले जाते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि एक्सपर्टों का पैनल, आप भी एक्सपर्ट हैं, हम और आप दोनों चलेंगे। देखिए, पटवा जी ने जो इच्छा जाहिर की, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हम ये क्यों मान रहे हैं, कोई भी नहीं, मैंने मिलन भार्गव जी से पूछा है, प्रवीण जी, मिलन भार्गव जी से। जी देखिए, पटवा जी हो या प्रवीण जी, देखिए दोनों ने बड़ी बहुत सार्थक बात की है। और प्रवीण जी ने जिस प्रकार से ग्वालियर के संदर्भ में बात रखी, तो ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी रीजन रहा है जहां उद्योग की नगरी कहा जाता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कारण किस प्रकार से वहां कमियां हुई। लेकिन आप देखिए, टेक्सटाइल के रूप में फिर से पुनर्स्थापना ग्वालियर और मध्य प्रदेश के अन्य रीजन में हो रही है, तो ये बताता है कि हमारी अप्रोच बहुत अच्छी है। ये औद्योगिक परिस्थितियां टेक्नोलॉजी के अभाव में कई बार जिस एक्सलरेशन के साथ आगे बढ़नी चाहिए उसकी कमी कारण कई बार चलती नहीं। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो टेक्नोलॉजी को लाकर, स्वीकार कर मध्य प्रदेश में जो अन्य औद्योगिक इकाइयां उनको भी सार्थक और सुदृढ़ करना, मजबूत करना, तो मध्य प्रदेश की योग्यता को स्थान मिले। और जो हमारे पटवा जी की इच्छा थी वो हर व्यक्ति की, भारतीय की होगी कि हम निवेशक हम बने, हम एक्सपोर्टर बने। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप्स इंडिया और मेक इन इंडिया का नारा दिया, इन 10 वर्षों के 11 वर्षों में आज देश में कई सारे सेक्टर में भारत एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है और हम निवेशक हुए हैं, अन्य देशों में हम निवेश कर रहे हैं। और आप देखिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कोरोना जैसे भीषण काल में हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट करके दिखाई। नहीं, भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर था वैक्सीन के मामले में, कोई छोटा मोटा नहीं। हमने अपनी तो सुरक्षा की, दुनिया के अन्य देशों की भी सुरक्षा करके दिखाई। तो आज मेडिकल फील्ड में जो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें भारत बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश नहीं, देश इस गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय मध्य प्रदेश में जो योग्यता है उनको यही स्थान मिले, यही अच्छी कंपनी मिले, रोजगार मिले। और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से इंदौर और भोपाल आप देखिए, मेट्रो के रूप में वो जो बढ़ता शहर है, आबादी के साथ साथ जो हमारे चैलेंजेस हैं, उसमें जापान कैसे तकनीकी रूप से हमारे मेट्रो सिटीज के रूप में सहयोग कर सकता है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर आए कि मेट्रो ट्रेन जो है या जो कॉरिडोर स्पीड ट्रेन का है वो कैसे बन सके, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। और जो लॉजिस्टिक है और जो कार्गो व्यवस्था है उसको मजबूत कर मध्य प्रदेश के जो एक जिला एक प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है
उसको हम एक्सपोर्ट कर मध्य प्रदेश के आर्थिक ग्रोथ में एकदम एक्सेलरेशन लाएंगे। आने वाले समय आपको इसके परिणाम सुखद दिखेंगे। चलिए पटवा जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, क्या मैं मानूं कि जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, तो मानूं कि मध्य प्रदेश में उसका निवेश सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होगा या नहीं होगा, पर बेहतर होगा, अभी से बेहतर होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो सी पोर्ट हैं वहाँ पर ही निवेश करना विदेश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, उसके लिए केंद्र सरकार भी अगर सपोर्ट करेगी तो निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश सबसे अच्छा राज्य हो सकता है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी आपका, और पटवा जी आपका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रवीण जी अग्रवाल जी हैं ग्वालियर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो निवेश किसी भी राज्य और देश के विकास के लिए बुनियाद का काम करता है। दरअसल निवेश से ही उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जो रोजगार पैदा करते हैं, फिर रोजगार से होने वाली कमाई बाजार में खर्च की जाती है, जिससे बाजार में आपूर्ति करने वाले उद्योग धंधे फलते फूलते हैं। यही वो चक्र है जिसके इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि निवेश ही वो धुरी है जिससे विकास का खाका खींचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में आने वाला निवेश यकीनन राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति से कहीं ऊपर उठकर आपके, हमारे और यहाँ तक कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए हमें भी सरकार के इस प्रयास की सराहना करनी ही चाहिए। और रही बात राजनीति की, तो मुद्दों का आसमान खुला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।